पहले अपना ससुराल देख। ये है अंबर सोसाइटी का फ्लैट नंबर 204, जिसमें मधु अपने इकलौते बेटे चिंटू, पति माधव और सास रेखा के साथ रहती है। मधु के पति माधव की सरकारी नौकरी है और कुछ दिन पहले ही उनका ट्रांसफर पास के शहर में हो गया है। मधु, चिंटू की पढ़ाई लिखाई का नुकसान होगा अगर हम बार बार ऐसे ही स्कूल और शहर बदलते रहेंगे। मैं सोच रहा हूँ मैं ही माधोपुर चला जाता हूँ, 2 घंटे का रास्ता है, हर शुक्रवार को आ जाया करूंगा। जैसी आपकी मर्जी, आप देख लीजिए जो आपको ठीक लगे, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। परिवार की पूरी जिम्मेदारी पत्नी मधु पर छोड़कर माधव माधोपुर के लिए निकल गया था। अरे बहू, घड़ी तो देख ले, कितना समय हो रहा है। आज चिंटू को स्कूल नहीं भेजेगी क्या? अरे माँ जी, क्या आप भी सुबह सुबह शोर करने लगती हैं? स्कूल भेजने से कब बना किया मैंने? उठ रही हूँ ना 10 मिनट में। अरे महारानी, घड़ी की तरफ नजर उठाकर देख ले एक बार। कब तू उठेगी, कब बच्चे को तैयार करेगी, कब उसका टिफिन नाश्ता बनाएगी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अरे माँ जी, मैं सब कर लूंगी, आप सुबह सुबह कलेश मत मचाइए। आप जाइए, जाकर हरि नाम जपिए, जो मेरा काम है मैं खुद कर लूंगी। बहू के मुंह से ऐसी बात सुनकर सास रेखा अपना सा मुंह लेकर वहां से चली जाती है। 10 मिनट के बाद ऊँघते हुए मधु बिस्तर से उठती है और फटाफट 2 ब्रेड पर बटर लगाकर चिंटू के टिफिन में रख देती है। टिफिन तैयार करने के बाद वो चिंटू के कमरे में जाती है। चिंटू बेटा उठो, 10 मिनट में स्कूल बस आ जाएगी, चलो जल्दी करो। माँ की बात सुनकर 6 साल का चिंटू हड़बड़ाकर उठ जाता है। मम्मा, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? अब इतनी जल्दी कैसे रेडी होऊंगा मैं? अरे बेटा, तुझे तो खुश होना चाहिए कि मैं तुझे मजे से सोने देती हूँ। पापा यहाँ थे तो सुबह 6 बजे उठाकर बिठा देते थे, अब देख 7:30 बजे तक सोने को मिलता है ना तुझे। मम्मी पापा मुझे सुबह जल्दी उठाते थे तो मेरे फायदे के लिए उठाते थे। मैं आराम से नहा धोकर मजे से तैयार होकर स्कूल जाता था। अच्छा चल ठीक है, पापा का चमचा, ज्यादा जुबान मत चला। जल्दी से अपनी यूनिफॉर्म पहन और स्कूल के लिए निकल, वरना अगर तेरी बस छूट गई ना तो मैं तुझे ऑटो से स्कूल नहीं छोड़ने वाली। मम्मा, आप मुझे नहलाओगे नहीं क्या? अरे बेटा, रोज रोज नहाना कोई जरूरी थोड़ी ना होता है, और शेर कोई रोज थोड़ी ना नहाते हैं। तू तो मेरा शेर बेटा है। लेकिन मम्मा, आपने कल भी नहीं नहलाया था। मेरे दोस्त कहते हैं मेरे अंदर से बदबू आती है। तो मैं तुझे परफ्यूम लगा दूंगी। तो बिना कुछ ज्यादा ही बोलना सीख गया है। मम्मा, लेकिन ब्रश तो करवाओ। अब आज तू कर लेना ब्रश। तू बिना बिल्कुल अपने पापा पर गया है, इतने नखरे करता है, मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है तेरे नखरे सुन सुन के। मधु जल्दी जल्दी अपने बेटे को ब्रश करवाती है और किसी तरह यूनिफॉर्म पहनाकर उसे बस में चढ़ा देती है। घर आकर, बहू, मैं देख रही हूँ जब से माधव यहाँ से गया है तो चिंटू के लिए बहुत लापरवाह हो गई है। जैसे पहले सुबह उठकर सबके लिए चाय नाश्ता खाना सब बनाती थी, अब क्यों नहीं बनाती? थोड़ी सी छूट क्या मिल गई तुझे? तू तो बिल्कुल ही घर की जिम्मेदारियों से जी चुराने लगी। और ये रोज रोज बच्चों को ब्रेड देना कोई अच्छी बात है क्या? अरे तू उसकी माँ है, तुझे तो उसकी सेहत के बारे में सबसे पहले चिंता होनी चाहिए। मम्मी जी, सालों से आपके बेटे के आगे पीछे घूम रही हूँ मैं। सुबह 5 बजे उठो, पूरे घर का काम करो, खाना बनाओ, टिफिन बनाओ। अब मेरी जिंदगी में 4 दिन सुख के क्या आ गए? आपको मुझसे जलन होने लगी? अरे दुनिया का कोई पहला बच्चा है क्या चिंटू जो ब्रेड खा रहा है? सब बच्चे ब्रेड बटर खाते हैं, उसमें कुछ अनहेल्दी नहीं होता। और ये हम हिंदुस्तानी लोग हैं जो रोटी पराठे और पूड़ियां बनाते हैं। विदेशों में तो लोग ब्रेड खाकर ही पेट भर रहे हैं, और वो भी सदियों से। उनके पेट तो कभी खराब नहीं हुए। हमारे हिंदुस्तान में तो औरतों का बस चले ना तो पूरा दिन रसोई में कैद करके रख लो औरतों को। देख बेटा, तू उसकी माँ है, तुझे उसे जिम्मेदारी से खुद समय से उठाना चाहिए, नहला धुला कर तैयार करके उसे स्कूल भेजना चाहिए। और उल्टा तू ही उसे रोज रोज कहती है नहाने की क्या जरूरत है, ऐसे ही स्कूल चला जा। इस तरह गंदगी में रहेगा तो कितने दिन स्वस्थ रहेगा बच्चा? सासू माँ मधु को समझाने की कोशिश कर रही थी और मधु मुंह टेढ़ा करके चुपचाप अपने कमरे में जाकर फोन चलाने लगती है। इनकी तो आदत ही खराब है, जब देखो तब पटार 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 करती रहती है। ब्रेड घर पर रखा ही हुआ है, माँ जी को भी नाश्ते में ब्रेड बटर ही दे दूंगी। मुझसे तो सबके लिए अलग अलग नाश्ता नहीं बनने वाला भाई। मधु रसोई में जाती है और फटाफट बटर ब्रेड रेडी करके सास के सामने रख देती है। मम्मी जी, चाय तो आपने पी ही ली होगी, नाश्ता रख दिया आपका, कर लीजिएगा, दोपहर में फिर दाल चावल बना दूंगी। अरे बेटा, मैं कुछ छोटी बच्ची हूँ क्या जो ब्रेड बटर खाऊंगी? जिंदगी बीत गई मेरी, मैंने ये रूखा सूखा कभी नहीं खाया। देख तू मेरे लिए ना कुछ ढंग का बना दे। तेरी तरह सुबह 8 बजे नहीं उठते हम, सवेरे 4 बजे की उठी हुई हूँ मैं। अब 9 बज रहे, मुझे जोरों की भूख लग रही है। अरे मम्मी जी, अब मैंने बना दिया ना तो इसको फेंकूंगी थोड़ी ना। अब ये खा लो, थोड़ी देर में खाना तो बनेगा ही, फिर पेट भर के खाना खा लेना, और क्या।
सास की बात सुने बिना ही मधु वहां से उठकर वापस अपने कमरे में चली जाती है और जाकर एक बार फिर से सोशल मीडिया चलाने लगती है। तभी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए उसकी नजर पड़ोस में रहने वाली मिस वर्मा की फोटो पर पड़ती है। हाय, देखो तो मिसेस वर्मा को, खा खा के इतनी मोटी हो गई है, ऐसा लग रहा है कि एक दिन फटी जाएगी। एकदम ढोलक नजर आती है। पता नहीं औरतें कैसे इतनी बेडोल हो जाती है। मैं तो कहती हूँ कहाँ मिस्टर वर्मा और कहाँ ये मोटी टुनटुन, कोई मैच ही नहीं है दोनों पति पत्नी का। मुझे तो लगता है किसी दिन इसका हस्बैंड इसके हाथ से ही निकल जाएगा। मिसेस वर्मा को देखकर पहले तो मधु कुछ देर तक अकेले में ही बड़बड़ करती है, फिर उसके बाद अपनी सहेली रचना को फोन मिला देती है। अरे वाह, आज तो बड़ी सुबह सुबह याद कर लिया तूने। सारा काम खत्म हो गया क्या घर का? अरे यार, काम तो सारी जिंदगी चलते रहेंगे, हम खत्म हो जाएंगे एक दिन, ये काम नहीं खत्म होने वाला। छोड़ना, तू ये काम की बातें मत कर। ये बता, तूने वो मिसेस वर्मा की पार्टी की फोटो देखी क्या? नहीं, क्या हो गया? कुछ स्पेशल था क्या उस फोटो में? अरे तू पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती है। देख कैसे इतराकर फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डालकर खुद को कहीं की महारानी समझ रही है। अभी तुम देखना, किटी में जाएंगे ना तो सबको बस अपनी साड़ी की प्राइस बताती घूमेगी। मेरा तो सच्ची कभी कभी मन करता है इसके मुंह पर कह दूं, तू चाहे 50,000 की भी साड़ी पहन लेगी ना तब भी लगेगी तो ढोलक ही। मधु की बात सुनकर उसकी सहेली रचना खिलखिलाकर हंस पड़ती है। अरे जाने देना, हमें क्या फर्क पड़ता है। वो 70 किलो की हो जाएगी या 200 किलो की, अपने को क्या फर्क पड़ रहा है यार। कुछ देर तक सहेली रचना के साथ पड़ोसन मिसेस वर्मा की जी भर के बुराई करने के बाद मधु फोन रख देती है और 11 बजे उठकर नहाने चली जाती है। 11 बज रहे हैं, कब घर की साफ सफाई होगी, कब तुम पूजा करके दीपक जलाओगी? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, तुम्हारे तो रंग ही बदलते जा रहे हैं। माँ जी, अब पूरा दिन माला तो जपती है, अब और कितनी पूजा करवाना चाह रही है? सारी दुनिया का पुण्य अकेले हम लोग ही ले जाएंगे क्या? और लोगों को भी भगवान को याद करने का मौका दीजिए। अरे पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है, कम से कम घर की साफ सफाई तो कर दे। कोई फायदा नहीं है मम्मी जी, दिन में 2 बार भी रगड़ रगड़ कर चमका दो ना इस घर को तो भी थोड़ी देर में वैसा ही हो जाता है। और आज तो मेरा बिल्कुल भी साफ सफाई करने का मन नहीं है। अभी मुझे अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए भी जाना है, मैं नहाकर जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। मधु दाल चावल उबालने के लिए रखती है और नहा धोकर बैग उठाकर अपनी सहेली के घर चल देती है। अरे लेकिन अभी चिंटू को स्कूल से लेने जाना है, तू कहाँ जा रही है? अचानक से ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई? अरे मम्मी जी, वो मेरी फ्रेंड शिवानी है ना, उसकी बेटी आजकल बड़ी परेशान सी रहती है, अपनी मम्मी को कुछ बता भी नहीं रही खुलकर, तो मेरी फ्रेंड ने सलाह लेने के लिए मुझे फोन किया था। बेचारी अपनी बेटी को लेकर बड़ी परेशान है। सारी दुनिया की भलाई लेती फिरती है, बस अपने घर और बच्चे पर ध्यान नहीं है इस नालायक का। बाहर जाकर तो ऐसे ज्ञान भरी बातें करेगी जैसे सारी दुनिया का ज्ञान इसी के पास भरा पड़ा है, और अपना घर देखो कीड़े पड़ने को तैयार है। दोपहर का समय था, चिंटू के स्कूल से लौटने का समय हो गया था, लेकिन बहू मधु अभी तक लौट कर नहीं आई थी। अरे बहू, 2:30 बज गए, बच्चों के स्कूल से आने का समय हो गया है, तू अभी तक घर नहीं आई? अरे कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या बच्चे की? मम्मी जी, कितना दूर जाना होता है चिंटू को लेने के लिए? समिति के गेट तक ही तो जाना है, आप जाकर ले आइए ना। मैंने आपको बताया था ना कि मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ, कितनी परेशान है बेचारी, और आप छोटी छोटी बातों के लिए मुझे फोन घुमा देती है। फोन रखने के बाद बेचारी सास रेखा गुस्से में बड़बड़ाते हुए चिंटू को लेने निकल जाती है। दादी, मम्मा कहाँ गए? वो मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आई? और कितना लेट आए हो आप? मैं कितनी देर से यहाँ पर खड़ा होकर मम्मा का वेट कर रहा था। अब क्या बताओ बेटा, तेरी मम्मी पता नहीं कहाँ गई है। अब कोई बात नहीं, दादी आ गई है ना, तो आजा बेटा, जल्दी जल्दी घर चल, पर दादी तुझे गर्मा गर्म खाना खिलाएगी। दादी, आज खाने में क्या बनाया है मम्मी ने? बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि दाल चावल बना कर गई है तेरी माँ। क्या दादी, टिफिन में भी मम्मा ने ब्रेड बटर दिया, फिर से दाल चावल। जब से पापा ऑफिस के लिए चले गए, मम्मा रोज दाल चावल ब्रेड बटर बनाती है। अब मम्मा को कुछ कहते क्यों नहीं हो? अब बेटा मैं क्या बोलूं तेरी मम्मा से? कोई बात नहीं बेटा, जो मम्मा ने बनाया वो खुशी खुशी खा लेने का। हाँ, दादी चिंटू को समझा बुझा कर घर ले आती है और कपड़े चेंज करने के बाद उसको खाना खिला देती है। शाम को 5 बजे। बहुत थक गई मैं तो, मेरा तो सर दर्द कर रहा है। मम्मा कहाँ गए थे आप? मैं कब से दादी से पूछ रहा हूँ मम्मा कब आएगी। आपको पता है, स्कूल से मुझे नोटिस मिला है। मैंने दादी को दिखाया था, लेकिन उनको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती। उन्होंने कहा आपको दिखाओ। क्या है बेटा, देख रहे हो ना मम्मा थक कर आई है और आते ही तुमने अपनी ये कहानी सुनाना शुरू कर दिया। मुझे थोड़ा रेस्ट तो करने दो।
तब तक तुम जाकर अपने कमरे में खेलो, जाओ। नहीं मम्मा, मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता था कि मैंने बोला ना दूसरे रूम में जाकर खेलो। एकदम दिमाग खाली कर देता है ये लड़का। मधु ने चिंटू की बात पूरी सुने बिना ही उसे दूसरे कमरे में भगा दिया। बेचारा चिंटू करता भी तो क्या, मधु ने उसकी बात ही नहीं सुनी थी। कुछ देर तक मधु जाकर अपने कमरे में आराम करती है और फिर उसके बाद शाम के खाने की तैयारी में लग जाती है। सुबह लेट से सोकर उठना, चिंटू की पढ़ाई, उसके स्कूल, होमवर्क, किसी भी चीज के बारे में ज्यादा ध्यान न देना, ये अब मधु की आदत बन गई थी। जब से पति माधव दूसरे शहर गया था, वो अपने आप को सभी जिम्मेदारियों से फ्री समझने लगी थी। पूरा दिन काम से खाली होकर वो अपना ध्यान पड़ोस, गली, मोहल्ले में हो रही हर छोटी से छोटी घटना पर लगाती। किसके घर में क्या हो रहा है, इस बात की सटीक जानकारी होती थी मधु के पास, लेकिन उसके अपने घर में क्या चल रहा है ये जानने की वो जरूरत ही नहीं समझ रही थी। रूखा सूखा खाना बनाती और बस 2-3 दिन में एक बार घर की सफाई करती। किसी तरह समय बीतता जा रहा था। एक दिन माधव घर आया। चिंटू बेटा, क्या बात है, इतने उदास उदास क्यों हो आप? आओ, पापा के पास आओ। माधव की बात सुनकर चिंटू चुपचाप दूसरे कमरे में जाकर बैठ जाता है। चिंटू बेटा, क्या हो गया तुम्हें? बिल्कुल बदले बदले लग रहे हो। इतने डरे सहमे क्यों नजर आ रहे हो बेटा? कुछ बात हुई है क्या? अच्छा ठीक है, जाओ अपना स्कूल बैग लेकर आओ, मैं भी देखूं मेरा राजा बेटा स्कूल में क्या कर रहा है। पापा की बात सुनकर चिंटू के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पापा, वो मैं। अरे इतना घबरा क्यों रहे हो? तुम तो मेरे टॉपर बच्चे हो, पढ़ाई के नाम से कब से घबराने लगे। जाओ अपना स्कूल बैग, डायरी लेकर आओ। चिंटू के पापा जैसे स्कूल की डायरी खोलकर देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। डायरी में एक के बाद एक कई सारे नोटिस आए हुए थे, लेकिन ऐसा लगता था जैसे मधु ने तो उन नोटिस को पढ़ा भी नहीं है। मधु, आखिरी बार कब चिंटू की डायरी चेक की थी तुमने? क्यों, क्या हुआ? ऐसा क्या लिखा है इसकी डायरी में? अरे स्कूल वालों ने दिमाग खराब करके रखा है। रोज कुछ ना कुछ कल्चरल प्रोग्राम होता है। कभी कहते हैं पिंक ड्रेस ले आओ, कभी कहते हैं रेड ड्रेस ले आओ। मैं ना परेशान हो गई हूँ, इसलिए मैंने तो क्लास टीचर का फोन उठाना भी बंद कर दिया है। स्कूल में इतने सारे बच्चे हैं, हर कंपटीशन में हमारे बच्चे को पार्टिसिपेट कराना जरूरी है क्या? पत्नी की बात सुनकर अब माधव का गुस्सा आसमान छूने लगता है। अजीब औरत हो तुम, स्कूल से लगातार कॉल आ रहे हैं, बच्चे की डायरी में नोट आ रहे हैं और तुमने एक बार पढ़ना तक जरूरी नहीं समझा। ये बताओ पूरा दिन करती क्या हो तुम? आखिर कौन सा ऐसा जरूरी काम है जिसमें इतनी बिजी रहती हो कि बच्चे की तरफ देखने की फुर्सत नहीं है तुम्हें? पापा को गुस्से में देख चिंटू जोर जोर से रोने लगता है। बेटा रो मत, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, पापा समझते हैं इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कोई नहीं समझता पापा, कोई नहीं समझता। मैं आपका कोई राजा बेटा नहीं, अपनी क्लास का सबसे गंदा बच्चा हूँ। मुझे टीचर क्लास में सबसे पीछे बिठाती है क्योंकि मेरे अंदर से बदबू आती है। मम्मा ना मुझे नहलाती है ना ब्रश करवाती है। इसकी वजह से स्कूल में बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। टीचर मुझे रोज मारती है। ना तो मेरा यूनिफॉर्म अच्छे से वॉश होता है, ना उस पर प्रेस होती है। शू पॉलिश नहीं होते, जिसके लिए पीटी टीचर रोज मुझे पनिश करते हैं। मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं होता, उसके लिए सारे टीचर्स मुझे डांटते हैं। कभी कभी मेरा मन करता है मैं स्कूल ही ना जाऊं पापा, ताकि मैं घर छोड़कर कहीं दूर भाग जाऊं। सबकी मार खा खा के परेशान हो गया हूं मैं। चिंटू को बुरी तरह से रोते हुए देख माधव समझ ही नहीं पा रहा था कि पिछले कुछ महीनों में मधु ने इसके बच्चे का क्या हाल कर दिया है। माँ, मधु लापरवाह है, लेकिन अब तो मेरे बच्चे का ख्याल रख सकती थी, और कुछ नहीं तो कम से कम मुझे फोन करके बता तो सकती थी कि मेरे घर में ये सब चल रहा है। मेरे छोटे से बच्चे का हाल क्या से क्या हो गया। बेटा पूरा पूरा दिन ये फोन पर लगी रहती है, और अगर फोन रखेगी तो तुरंत पर्स उठाकर अपनी सहेलियों से मिलने के लिए निकल जाती है। लोगों की सुलह करवाना, लोगों के घरों के आपसी मामलों में अपनी विशेष टिप्पणी करना, मोहल्ले के हर छोटे से छोटे मामले की जानकारी है इसके पास। किसका बच्चा साइंस पढ़ेगा, किसका बच्चा आर्ट्स पढ़ेगा, सबको एक्सपर्ट राय देने के लिए जाती है ये। लेकिन इसके अपने बच्चे का कॉपी में होमवर्क हुआ है कि नहीं, इसको कोई चिंता नहीं। हफ्तों से मैंने इसे बच्चे के साथ बैठकर होमवर्क कराते नहीं देखा, और अगर मैं इसको टोक दूं तो ये उल्टा मुझसे लड़ने को आती है। अगर मैं तुझे फोन करके इसकी चुगली करती तो मेरा तो इस घर में रहना ही मुश्किल हो जाता ना बेटा। और मैं होती कौन हूं तुम पति पत्नी के बीच में आग लगाने वाली? तू भी तो इतने हफ्तों से हर शनिवार को घर आता है, क्या तेरा अपने बच्चे की तरफ कोई फर्ज नहीं है? तू भी तो सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर छोड़कर आंखें मूंदे बैठा था ना। पापा ये देखो,
मैम ने नोटिस में लिखा है बच्चों को टिफिन में हेल्दी फूड ही देना है, लेकिन इसके बाद भी मम्मा रोज मुझे मैगी और ब्रेड बटर देके स्कूल भेजती है। इस नोटिस में देखिए पापा, मैंने कितनी बार मम्मा को बताने की कोशिश की कि उन्हें स्कूल बुलाया गया है, लेकिन मम्मा तो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती। जब भी मैं मम्मा के पास जाता हूँ मुझे डांट कर भगा देती है। मेरी किसी भी कॉपी में होमवर्क पूरा नहीं है, असेसमेंट में मेरे मार्क्स सबसे कम है, पनिशमेंट ले लेकर एकदम परेशान हो गया हूँ मैं। इसलिए मैंने अब मम्मा से कुछ कहना ही छोड़ दिया है। स्कूल से आकर मैं चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ जाता हूँ। चिंटू और माँ की बातें सुनने के बाद माधव का सर चकराने लगता है। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसकी खुद की पत्नी उसके बच्चे के लिए इतनी लापरवाह हो सकती है। तुम्हें अपनी वाहवाही करवाने का और लोगों को ज्ञान देने का शौक है, ये तो मैं बहुत पहले से जानता था, लेकिन लोगों की नजरों में अपनी इमेज बढ़ाने के लिए तुमने मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। इस बात के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। पति की बात सुनकर मधु फूट कर रोने लगती है और वादा करती है कि आगे से वो दूसरों के घरों में झांकना बंद करेगी और अपने परिवार पर ध्यान देगी।